स्वाति सिंह जी मंत्री हैं, हार्ड लक है कि आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। सवाल यहीं से शुरू होगा कि क्या चूक रह गई आपसे, क्योंकि एक मंत्री जो कभी सरकार में थी उनको बर्खास्त किया था सरकार ने, उनको टिकट मिल गया, बेसिक शिक्षा मंत्री थी। आप 5 साल अच्छा काम कर रही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की। क्या चूक रह गई कि आपको टिकट नहीं मिला आपको सरोजनी नगर से? देखिए, चूक कोई नहीं रह गई। अगर चूक मैंने किया होता तो शायद आज मैं पार्टी के बाहर होती, पार्टी में नहीं होती। आज मैं पार्टी में ही हूँ, वैसे ही बनी हुई हूँ। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर समय व्यक्ति के पास एक ही दायित्व बना रहे। हो सकता है और मुझे विश्वास भी है कि भविष्य में बहुत अच्छा दायित्व मिलेगा मुझे। नहीं तो आप ये बिलीव करती हैं कि जो सर्वे हुआ था या कोई और लोग थे जो लगातार आपके क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे और उन लोगों की वजह से आपका टिकट कटा? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कहीं पर सिटिंग विधायक भी है तो वहाँ कोई और प्रयास नहीं करता है। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन संगठन का अगर निर्णय है, जो भी निर्णय संगठन लेता है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो या केंद्र का संगठन हो, कहीं ना कहीं उसमें प्रदेश के लिए, देश के लिए और खासकर संगठन के लिए भी एक सही निर्णय होता है। तो इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए और मैंने आज तक सवाल नहीं उठाया इस पर। सवाल तो पूछा होगा ना, क्योंकि हमने देखा कि आप अक्सर सड़कों पर भी दिखाई दी, महिलाओं के लिए लगातार काम करती रहीं और यही सरकार की मांग थी कि हमारे जो मंत्री हैं लगातार अगर काम कर रहे हैं तो हम उनको रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल तो पूछा होगा ना कि भाई मुझे बता तो दीजिए कि कहाँ गलती हो गई। मैं सरकार का भी हिस्सा रही हूँ, वर्तमान में अभी हूँ भी सरकार का हिस्सा, और मैं उस पार्टी का भी हिस्सा हूँ जिस पार्टी ने आधी आबादी की बात उठाई। सरकार आती जाती है, लेकिन पार्टी नहीं आएगी जाएगी। अगर ऐसा होता तो शायद मैं पार्टी से बाहर होती, शायद मैं पार्टी छोड़ देती या पार्टी मुझे बाहर निकाल देती। जिन महिलाओं के लिए मैं काम करती आई हूँ, जिस आधी आबादी का मैं काम करती आई हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, भविष्य में भी करूँगी। और आपको याद दिला दूँ कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरा चयन किया था तो किसी मंत्री या विधायक के रूप में नहीं किया था, उन्होंने मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वहाँ भी मैं आधी आबादी का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहूंगी आजीवन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करूंगी। जब आपने सवाल शुरू कर दिया कि आप कैसे आई पार्टी में, तो सवाल ये बनता है कि जब आप दयाशंकर सिंह उस समय मऊ में, मुझे याद है, बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ उन्होंने बोला था, उस समय तमाम बातें चल रही थी, आप लाइमलाइट में नहीं थी। अचानक आपके ऊपर आया, आपके बेटी के ऊपर आया। उसके बाद आप राजनीति में आपकी एंट्री होती है और पार्टी आपको लेकर के आती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, टिकट देती है। उस समय आप इच्छुक नहीं थी कि आप राजनीति में आएँ, लेकिन जब आप राजनीति में आ गई, मंत्री बन गई, अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको सवाल तो करना चाहिए था। आपने किया भी होगा कि भाई अब क्यों? क्या दयाशंकर सिंह वजह हैं जिनकी वजह से आपका टिकट कटा? क्योंकि दयाशंकर सिंह खुल करके हर मंच पे बोलते नजर आए हैं कि मैं दावेदार हूँ, वहाँ से मुझे टिकट मिलना चाहिए, मेरी वजह से स्वाति सिंह राजनीति में आई हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। जिस दिन ये पूरी खबर सामने आई, हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े। सीधा सवाल हम लोगों ने किया कि क्या लगता है किस बिना पर टिकट कटा, तो उन्होंने सीधे बोला कि देखिए पार्टी को बेहतर कैंडिडेट मिल गया, बेहतर कैंडिडेट मिल गया। उन्होंने कह दिया, आप उस पर जवाब दे रहे ही नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं बेहतर कैंडिडेट। देखिए, बेहतर कोई है या नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं डिसाइड करता है, ये पार्टी डिसाइड करती है। और पार्टी ने किस वजह से किया, ये वर्तमान में कोई जान नहीं सकता है। भविष्य में ज़रूर इसकी जानकारी मिल जाएगी, सभी लोगों को मिल जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि जो मेरी एंट्री के बारे में बताया आपने कि मैं शुरू में दयाशंकर जी ने जो भी टिप्पणी की थी उसके बाद मैं आई हूँ, मैं राजनीति में आई। मैं तब भी राजनीति में नहीं आई थी, मैं अपने और अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी। और आजीवन सिर्फ मैं अपने और अपनी बेटी की लड़ाई नहीं, आज अगर वर्तमान में मैं इस स्थिति में हूँ कि किसी भी महिला की लड़ाई लड़ूं तो उसमें बहुत बड़ा या पूरा योगदान मैं भारतीय जनता पार्टी को देती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे इतना बड़ा मंच नहीं देता,
अगर पार्टी आज मुझे इतना बड़ा मंच नहीं देती 2016 में, तो शायद मैं इस मंच पे बैठने के काबिल नहीं होती। तो मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उन लोगों ने स्वाति सिंह को, जो अपने और अपनी बेटी की लड़ाई, सिर्फ अपने और अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी, आज उन्होंने स्वाति सिंह को इस लायक बना दिया कि मैं आधी आबादी की लड़ाई लड़ सकूँ। स्वाति जी, आपने अभी बीच में बात बोली और राजनेता की हर बात के कुछ मायने होते हैं कि आज आपको नहीं दिखेगा लेकिन कल इसका जवाब मिलेगा। तो इस मुस्कान के पीछे, इस बात के पीछे ये तो नहीं कि कहा गया है कि अभी आप यहाँ से लड़ रही है लेकिन इसके आगे आपके लिए और सुनहरा भविष्य हमने तय किया हुआ, कुछ बड़ा कद और पद। एक चीज़ आप एक चीज़ बता सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मंत्री बनना या विधायक बनना ही ज़रूरी होता है किसी अच्छे भविष्य के लिए? अगर अटल जी इस बात को सोचे होते, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को सोचे होते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सोच रखी थी जिसको आगे लेकर हमारे पार्टी के लोग चले, अटल जी चले, सभी लोग चले, आज माननीय प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि हमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे लेकर आना है, उस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम ये सोचते, पवन जी सुन लीजिए, अगर हम ये सोचते, अगर हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं ही विधायक बनूंगा, मैं ही मंत्री बनूंगा, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उसी दिन खत्म हो जाएगी। ये वो पार्टी है जो पहले अपने देश, अपने प्रदेश के लिए और समाज के लिए सोचती है। मैं बन सकता हूं तो होता है ना, मैं बन सकता हूं या मैं हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं। आप हमेशा देख लीजिएगा कि जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो शायद कभी जीवन में, अपने पूरे जीवन में कभी पार्टी से या कभी संगठन से ये सवाल नहीं करेगा कि मेरा क्यों नहीं और क्यों। हम आज इस पार्टी में, यही हमारा अस्तित्व है। दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र कर रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रही हैं, लेकिन आपका जब टिकट कटा तो उसके पीछे का बड़ा कारण आपके पति दयाशंकर सिंह है, और वो अगर इस स्थिति में हैं, मजबूत हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से आपको लेकर के वो मुखर होकर के बात कर रहे हैं, तो राह इतनी आसान नहीं है आपकी बीजेपी में, क्योंकि वो लगातार अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनका जो करियर है वो आपकी वजह से डाउन हो गया है। दयाशंकर जी की वजह से मेरा टिकट कटा, ये आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया? दयाशंकर सिंह जी बता रहे हैं। दयाशंकर सिंह जी की क्या टिप्पणी है उस पर मुझे लगता है कुछ टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बस मैं एक सवाल आपसे ये कह रही हूँ, मेरा टिकट माननीय दयाशंकर जी ने कटवाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया है या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया या अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे उन्होंने बताया? अगर उन्होंने बताया तब तो इस बात को माना जा सकता है, अगर नहीं बताया तो मुझे लगता है कुछ ऑथेंटिक नहीं। कटा तो उन्होंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगे कुछ प्लान है आपके लिए, कटा तो ये भी नहीं, तो हो देखिए, सकता है। नहीं, मैं, क्योंकि इनका सवाल था कि दयाशंकर जी ने कटवाया, उस बात पर मैंने बोला। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं और जिस संस्कारों और परंपराओं से जुड़े हैं, हमारे यहाँ संगठन जो है वो ही चीज़ों को निर्धारित करता है और सही निर्धारित करता है। मेरा टिकट आज सरोजनी नगर से नहीं है, मुझे जरा भी गुरेज नहीं है। परसेप्शन तो मैटर करता है ना स्वाति जी, मतलब राजनीति में परसेप्शन बहुत चलता है। एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग भी नौकरी करते हैं, आज आप यहाँ पर हैं, हो सकता है कल को फील्ड में चले जाएंगे, मतलब तो एक सेकेंड पवन जी, तो क्या परसेप्शन मैटर करता है? आपको तो एक्सपोजर मिल रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा। आज आप स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं, कल हो सकता है आप फील्ड में जाएंगे तो आपको दोनों एक्सपोजर मिलेगा। मैं अभी तक विधायक और मंत्री रही, अब मैं कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करूंगी तो सभी एक्सपोजर मिलेगा। थोड़ा सा आपने उसको संशोधन कर दिया और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन लाइन ये थी कि मैं कार्यकर्ता, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, कहीं और भी राह हो सकती है क्या? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि आप कहीं और जा रही हैं, समाजवादी पार्टी, और मुझे लगता है कि उन लोगों की ये चाह रही होगी, उसमें वो सारे लोग हैं। उस दिन आपने चैनल पे नहीं चलाया था क्या, जब मैंने कहा था कि मैं 17 साल की उम्र से विद्यार्थी परिषद में को मैंने तब ज्वाइन किया था जब मैं मात्र 17 साल की थी, मैं क्लास 12th में थी, मेरा क्लास 12th कंप्लीट होने वाला था, तब मैं आई थी। मैं बेंगलोर अधिवेशन में गई थी, मैंने कई अधिवेशन किए। जो कोई भी व्यक्ति जब इतनी छोटी उम्र से, कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को ढालने का वो उम्र उसी समय ढलता है, तो मैं तो यहाँ इस संगठन के
संस्कार में, इस संगठन की परंपराओं में मैं ढल चुकी हूँ, कहीं और मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, तो इसलिए जाने का तो सवाल ही खत्म हो गया। एक सवाल है, राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर से प्रत्याशी हैं, वो आपसे मिलने आए, आप उनसे मिली, आपने कहा साथ दूंगी, लेकिन जब उनका नॉमिनेशन होता है तो उसमें महेंद्र सिंह दिखाई देते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दिखाई देते हैं, सिटिंग विधायक सरोजिनी नगर की स्वाति सिंह नहीं दिखाई देती हैं। आप गई नहीं कि उन लोगों ने बुलाया नहीं? क्यों नहीं गई? ये आपने मुझसे सवाल कर लिया। अब जिस दिन आप राजेश्वर जी से सवाल करेंगे तो जवाब फिर हम दोनों मिलके आपको दे देंगे। आप दिखी नहीं तो सवाल तो बनता है ना कि आप क्यों नहीं दिखी भाई वहाँ पे? नहीं, ये सवाल क्योंकि दो लोगों से जुड़ा हुआ है, एक स्वाति सिंह से, एक राजेश्वर जी से। तो जिस दिन हम दोनों एक मंच पे बैठे रहेंगे आप उस दिन पूछ लीजिएगा, हम दोनों आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे उनसे पूछ लेंगे, मैच कर लेंगे। मैच कर रहे हैं नहीं? ऐसा नहीं होता है। जब दो लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं तो हम दोनों इकट्ठे जवाब देंगे इसका। स्वाति जी, आधी आबादी की आज बात हो रही है। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट दे रही हैं, कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है आधी आबादी का ध्यान नहीं रख रही, आपका भी जिक्र वो कर रही हैं। खास तौर से जो लड़ाई, जिस लड़ाई की वजह से आपने एक बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ, इन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ी, यहाँ तक कि दयाशंकर सिंह आज पार्टी में हैं, तो मुझे लगता है कि आपने जो लड़ाई लड़ी उसकी वजह से, क्योंकि वो तो पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया था। इन बातों का जिक्र क्या आप शीर्ष नेतृत्व से या प्रियंका गांधी से, क्योंकि नसीमुद्दीन कांग्रेस में है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे देखती हैं आप? और उस लड़ाई को अगर याद किया जाए तो उसको आज किस मुकाम पे देखती हैं? किस लड़ाई को? जो आपने लड़ा, वाली लड़ाई जो आपने लड़ा अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं फिर दोबारा बोल दूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने स्वाति सिंह को इस लायक बना दिया कि जो सिर्फ अपने और अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी, आज इस लायक हूँ मैं कि पूरे प्रदेश, पूरे देश की बेटियों की लड़ाई लड़ सकती हूँ। उसमें सवाल मेरा ये था कि सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैंने पवन जी दे दिया कि उनकी वजह से आप, तो आपने उनको नहीं बताया कि मैं नहीं होती तो आप पार्टी में नहीं होते। आप पहले ये बताइए, आपको दयाशंकर जी ने सवाल बता के भेजा है क्या कि आप यही सब पूछिएगा? लेकिन एक चीज देखिए, हमने, आप बहुत साफगोई से उधर से निकल जाती हैं, इधर कोई जवाब नहीं दे रही हैं, परिवार पर कोई बात ना आने पाए। देखिए, परिवार की बात आप जहाँ तक कह रहे हैं, ये मंच ये नहीं है, और ना तो मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं पारिवारिक चीज़ों के विषय में यहाँ पर मैं चर्चा करूँ। और मुझे लगता है हर व्यक्ति का पर्सनल लाइफ और उनका प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, और शायद कोई भी व्यक्ति इन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहेगा, खुले मन से चर्चा नहीं करना चाहेगा। और जिस संस्कार से मैं बंधी हुई हूँ, जिस घर परिवार से मैं आती हूँ, और जो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझ में डाला है, मुझे लगता है ये कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ हम इन विषयों पर बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति जी। लेकिन इसमें ये भी बात है ना कि सामने वाला व्यक्ति अगर मुखर होकर बार बार कह रहा है, हम इसलिए सवाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि प्रोफेशनल पर्सनल अलग रहना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति हर एक प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आकर अगर वो कहता है, तो हम भी, क्योंकि राजनेता कुछ भी करे, छींकता भी है तो जनता सवाल करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज इस मंच से दूसरा पक्ष भी समझ में आए, एक जवाब भी, और हमें भी, जनता को भी उस सवाल का जवाब मिले। देखिए, दयाशंकर जी अपने विचारों को प्रकट किए आपके सामने, और मैंने जो मेरा विचार था वो मैंने प्रकट कर दिया। ये सही है, आपने विचार प्रकट कर दिया, आप कुछ नहीं बोल रही, अच्छी बात है, लेकिन वो बोल रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप मंत्री हैं और विभाग आपके पास महिला कल्याण है, बाल विकास है, इसको लेकर के, क्योंकि आप होना चाहिए था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रथम फेज का चुनाव चल रहा है, लेकिन टिकट को लेकर के लगातार जो संघर्ष चला, बीच में एक ऑडियो निकल कर के आया, दयाशंकर सिंह ने कहा कि आपसे पूछा जाए, उसमें तमाम सारी बातें हैं, तो क्या पार्टी नेतृत्व ने इन सारी बातों को लेकर के नाराज़गी जाहिर की, या जो सर्वे हुआ था उसको लेकर के? क्योंकि वो इस बात को कहते आए कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक मैंने अपनी बात बता दी है, आप नहीं बता पाई अपनी बात। किसने कहा मैंने बता दी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक? दयाशंकर सिंह ने। कब बोला उन्होंने? वो कई बार बोले, मीडिया पे बोले, हमारे यहाँ लाइव बैठे तब बोला उन्होंने कि हमने अपनी बात बता दी है कि क्या है, अब आपकी बारी है बताने की। मैंने कहा कि जहाँ तक आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, ना तो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने कभी मुझे किसी भी मेरे पर्सनल विषय पर सवाल किया,
ना तो प्रदेश के ही शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे किसी भी विषय पर सवाल किया, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, हमारा संगठन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो मुझे दायित्व दिया गया उसका निर्वहन मैं बहुत ही ईमानदारी, बहुत निष्ठा के साथ कर रही हूँ। बाकी चीज़ें क्या है, मुझे लगता है उस विषय में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। स्वाति जी, पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी को लेकर एक तरीके से बीजेपी की ओर से की जा रही है। कह रहे हैं कि 2017 में जब हम आए थे तो वादा लेकर आए थे और 2022 में अब हम जब है हम रिपोर्ट कार्ड ला रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में महिला बाल विकास मंत्री का, आप हर इस सवाल पर मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आप ये समझ रही होंगी कि आज चर्चा इसी सवाल को लेकर बार बार है और आपको जवाब शायद देना भी पड़ रहा है और देंगी भी, कि अगर महिला बाल विकास मंत्री का टिकट कट जाए, जो लगातार महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं और ये भी कह रही हैं कि शुरुआत बेटी और मेरी लड़ाई से हुई, आज मैं सभी महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, सवाल तो पूछना फिर लाजमी है, सब सवाल पूछेंगे। क्या महिला बाल विकास मंत्री मैं हूँ या फिर XYZ कोई होगा, मान लीजिए मैं ही हूँ, तो ये क्या मेरे ऊपर, सुन लीजिए पूरी बात, क्या मेरे ऊपर ठप्पा लग गया है कि आजीवन मैं ही महिला बाल विकास मंत्री रहूंगी जब जब भाजपा की सरकार होगी? चेहरा तो आप हैं, है? कैबिनेट में एक स्ट्रॉन्गेस्ट चेहरा तो आप हैं। जब बात होती है कि हमारे कैबिनेट में कितनी महिला चेहरा हैं और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फेस है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तो आप हैं। और अगर उस स्थिति में टिकट कट जाए या अगली बार आप चुनाव नहीं, वो बात और है कि जैसा आप बार बार कह रही हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि भविष्य में कुछ सुनहरा है, सुनहरा है, अब उस सुनहरे में पता नहीं क्या है वो आप भविष्य में सुनहरा ये है। मैंने कहा ना, अगर अटल जी भी इस विचारधारा के साथ काम करते, अगर पंडित दीनदयाल जी इस विचारधारा के साथ काम करते, अगर माननीय मोदी जी इस विचारधारा के साथ काम करते कि भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं होना है, तो शायद वो काम नहीं कर पाते। भविष्य में अच्छा है इसका मतलब मैं अपने पर्सनल गोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। और मैं बार बार हर मन से इस बात को कहती हूँ कि मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना की उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि इस देश की बेटियों को आज़ादी के 70 साल तक इंतजार करना पड़ा कि इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए और वो हमें बचाने की और हमें जन्म लेने की बात करे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस पर भी मेरा जवाब आपने सुना होगा। बहुत अच्छी बात है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के एक MLA कर्नाटक के जब अभद्र टिप्पणी करते हैं रेप को लेकर के, तब शायद वो ये भूल जाती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रही हैं, पूरे देश में बोल। बचाओ बेटी पढ़ाओ में हाथरस याद दिलाया जाता है विपक्ष की ओर से, बुलंदशहर याद दिलाया जाता है विपक्ष की ओर से, फिर उस पर जवाब। देखिए, किसी भी बेटी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होती है तो वाकई में उस पर अफसोस है मुझे, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी अफसोस है, खास करके महिलाएं जब ऐसी घटनाओं को उसका राजनीतिकरण अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बहुत ही निंदनीय है। ये हमें समझना चाहिए। मैं बार बार मंच पर भी सुनती रही हूँ विपक्ष से कि हाथरस कांड और जो भी चीज़ें वो बोलते हैं, आप कभी हमें इस विषय पर भी सोचना चाहिए कि जो भी उसमें विक्टिम है उसकी मना स्थिति क्या होगी, उसके घर परिवार की मना स्थिति क्या होगी। राजनीति में लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति का मन होता है, हर व्यक्ति की आत्मा होती है। कहीं ना कहीं विपक्ष की आत्मा मर गई है इसलिए वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और जो विपक्ष जब कहता है हाथरस कांड के बारे में जब बात करता है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगी, कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि उनके कार्यकाल में बड़े बड़े कांड हुए हैं, चाहे वो जेसिका लाल हत्याकांड हो, चाहे कोई भी, आप तंदूर कांड देख लीजिए, बड़े बड़े कांड हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर सपा की बात करेंगे तो सपा में मुख्यमंत्री जी के आवास के पास एक छोटी सी बच्ची की हत्या हो गई थी। सपा के कार्यकाल में ही एक महिला जब मोलेस्टेशन का FIR लिखाने जाती है तो उसको उसी थाने में आग लगा दिया जाता है। सपा के ही कार्यकाल में जब मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, उस समय मैनपुरी में जब एक लड़की के साथ उसके साथ स्टॉकिंग और मोलेस्टेशन का केस होता है तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वहाँ भारतीय कंपेयर क्यों करते हैं, मतलब ये राजनेता चाहे वो विपक्षी हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो, हम फुल स्टॉप पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? हम लोग इस पर क्यों आते हैं कि आपके में कम, हमारे में ज्यादा, आपके में ज्यादा, हमारे में कम? आपने शायद मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कोई भी ऐसी घटना अगर हो रही है किसी भी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, ज़रूरी नहीं है किसी लड़की के साथ, किसी लड़के को भी अगर कोई परेशान कर रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन
जो विपक्ष बार बार इन विषयों पर चर्चा, इसकी राजनीतिकरण होता है, वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उस बात पे मैंने कहा कि अगर आप राजनीतिकरण कर रहे हैं तो अपने भी कार्यकाल को याद करिए, मैं उस बात पे कह रही हूँ। बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़ें, और वो ख़त्म तब होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी इनिशिएटिव ले चुके हैं, वो ये चीज़ें ख़त्म तब होंगी जब हम अपने घरों में अपनी बेटी को जो संस्कार देते हैं, जिस दिन हम अपने बेटों में वो संस्कार डालने लगेंगे, हमारे समाज से ऐसी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। स्टार प्रचारक स्वाति सिंह कब उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए निकल रही हैं, क्योंकि आप स्टार प्रचारक रह चुकी हैं? इस संगठन का हिस्सा हूं और हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। अगर हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक नहीं होता तो आज पूरे देश में जगह जगह आप देखिए, कई प्रदेशों में कमल का फूल खिला है, वो नहीं होता। और स्वाति सिंह बहुत जल्द निकलने वाली हैं, चिंता ना करिए। नहीं, अच्छा लगता है जब कोई नेता बोलता है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बुरा तब लगता है जब लगातार शीर्ष नेतृत्व उसको उस जिम्मेदारी से दूर रखता है। आपको नहीं लगता कि फर्स्ट फेज का चुनाव 10th को होने जा रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर सरकार में रहा है, अटैकिंग नेचर अपनाई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन स्वाति सिंह जैसा एक नेता जो मंत्री है और लगातार महिलाओं के लिए बात कर रही है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, टिकट भी नहीं मिला। अब तो आपको 2017 चुनाव की भी बात करनी चाहिए थी। 2017 चुनाव में भी मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन मैं पश्चिम क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गई थी। यहाँ वर्तमान में मैं सरोजनी नगर की विधायक हूँ, उस क्षेत्र की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, करती रहूँगी, भविष्य में भी करती रहूँगी। इसलिए नहीं कि मैं वहाँ की विधायक आज तक थी और कल नहीं रहूँगी तो नहीं करूँगी। पश्चिम क्षेत्र में क्योंकि उस समय सरोजनी नगर का तब तक डिसाइड नहीं हुआ था कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, इसलिए पश्चिम क्षेत्र में ना तो पिछली बार ड्यूटी लगी ना इस बार ड्यूटी लगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मेरी वहाँ पर ड्यूटी लगी थी। भविष्य में लगेगा। आपने कहा ना कार्यकर्ता की बात, हम कार्यकर्ता हैं इस पार्टी में। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता हैं और वो भी एक कार्यकर्ता की भांति ही जा करके जगह जगह चुनाव प्रचार करते हैं। स्वाति सिंह भी करेंगी। स्वाति जी, फिर से सवाल घूम फिर वो टिकट कटने पे ही आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप मंत्री हैं तो आपको पहले से सुगबुगाहट नहीं होगी कि मेरा इस बार टिकट कटने जा रहा है या नहीं? खबर थी थोड़ी बहुत पहले? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे संगठन में मुझे अच्छा एक चीज, मंत्री को सुगबुगाहट ना हो। नहीं, हमारे देखिए, हम जिस एक दिन पहले हम सनातन धर्म से आते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। हम लोगों के घर में ये माहौल है कि हमारे बच्चे अपने माँ बाप से जा करके बार बार पूछा नहीं करते हैं। क्यों, आपके घर में भी होगा पवन जी ऐसा? नहीं, आप बताइए। हर चीज पूछते हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं क्या? हर चीज जाकर तो पूछते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय समाज में हमारे जो घर की परंपराएं हैं उसमें हर बच्चा अपने माता पिता से ना तो पूछता है ना उन्हें चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। लेकिन अभिभावक का जो भी निर्णय होता है वो अच्छा होता है, और हम मेरे अभिभावक का जो भी निर्णय है वो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। ये हो सकता है कि समाज के हित में हो, ये हो सकता है पार्टी के हित में हो सकता है कि मैं, क्योंकि महिलाओं के बीच में बहुत काम करती हूँ, मैंने सैनिटरी नैपकिन के लिए बहुत काम किया। मैं अपने क्षेत्र के महिलाओं को, मैं, आप कभी मौका मिले तो ज़रूर चलिएगा। सरोजनी नगर में लगभग 30 से 40-50 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। मैंने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और हमारे समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, इन चीज़ों को हम टैबू मानते हैं। आज आप सरोजनी नगर में जाइए, कभी भी चले जाइए, रैंडमली चले जाइए, आप किसी महिला से अगर आप इस विषय में बात करेंगे तो वो बहुत खुलकर इन विषयों पर बात करेगी। इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम आज भी करवा रही हूँ टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, इसलिए कि मैं वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन करवाती हूँ वहाँ की महिलाओं से, नाबार्ड और ऑली फाउंडेशन के माध्यम से। इसलिए कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ करके मैंने सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने काम किया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, जब वो शौचालय की बात करते हैं, जब वो स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तो बहुत ही आवश्यक है कि हमारे घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनको इन विषयों पर जानकारी होना चाहिए। और हमारे जो बेटियां, हमारे जो बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, वो ओपनली इन विषयों पर डिस्कस करें। क्योंकि जब समाज से इन चीज़ों को, ये कुरीतियां हैं, जब इनको दूर करने अपने काम गिना रही हैं, फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं। जब आप इतने काम गिना रही हैं, पूरा आपने बोलने नहीं दिया, इसलिए शायद हो सकता है कि मेरे जो अभिभावक है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे लगा होगा कि ये तो इस तरीके से और भी बहुत काम कर सकती है संगठन में रह के। तो वो भविष्य में होगा, चिंता मत करिए। निश्चित तौर पे अच्छा हो, हम लोग चाहेंगे।
सरोजनी नगर एक ऐसी सीट थी कि मैं तकरीबन 5 से 6 बार गया। मुख्यमंत्री जी मंच पे थे, आप भी थी वहाँ पे। एक सरकार के मंत्री थे, वो भी सरोजनी नगर से लगातार प्रयास कर रहे थे टिकट के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं, उनका स्वागत करिए। महेंद्र सिंह जी थे वहाँ पे। तो ये पिछले 1 साल से रस्साकसी सरोजनी नगर पर चल रहा था और केवल आप तो वहाँ की दावेदार मुख्य रूप से थी, लेकिन महेंद्र सिंह भी थे, दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह भी थे। तो इन सारी चीज़ों को आप भाप नहीं पाई कि इतने समय से ये लोग लगे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ कर रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व तक जो बात जा रही है, तो वो तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं, मैं हर मीडिया पे ये सुनती थी कि स्वाति सिंह भी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, स्वाति सिंह भी दावेदारी ठोक रही हैं। मैं आज भी सरोजनी नगर की विधायक हूँ। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीतेगी। जो वर्तमान में राजेश्वर जी वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे। जिस दिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं वहाँ की विधायक हूँ। तो दावेदारी ठोकने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे संगठन से मिली थी, जिस विश्वास के साथ मुझे सरोजनी नगर के जनता ने जिताया था, उस विश्वास को कायम रखना था, मुझे काम करना था। तो दावेदारी की तो कोई बात ही नहीं थी। जहाँ तक आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग थे, जो आपने नाम कोट किया कि सब लोग सरोजनी नगर से टिकट चाहते थे, आज मैं आपके मन से इस बात को कह रही हूँ कि मुझे गर्व है कि जिस सरोजनी नगर को लोग कहते थे कि सपा की सीट है, स्वाति सिंह ने उसको ऐसा बना दिया कि आज हर भाजपा के व्यक्ति चाहता है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। यही तो आ गया सवाल फिर से भाई कि बताइए, जिन स्वाति सिंह ने उस सरोजनी नगर सीट को बदल दिया, इतना काम कर दिया, उस सीट पर लड़ने के लिए इतने लोग खड़े हो गए, उनके सिटिंग कैंडिडेट हो सकता है भविष्य में पार्टी ने सोच रखा हो किसी और ऐसी सीट पे स्वाति सिंह को लड़ाओ, जिस सीट में जो लोग सोचते हो कि दूसरी पार्टी की सीट है और उसको भाजपा ही सीट करनी है। सारी 1000 महिलाएं करीब रोते हुए आपके घर पे आई थी, स्वतंत्र देव जी के घर पे भी गई थी, काफ़ी रो रही थी, आप इंटरेक्ट भी हो रही थी। वो आया था वीडियो जिसमें आप चुप करा रही थी। तो उन लोगों से, या जो आप इससे पहले लगातार क्षेत्र में थी, तो इन सारे मैसेज को देखते हुए लगता है कि आपका सर्वे से तो टिकट नहीं कटा है, कारण कुछ और है। वो कारण मुझे लगता है आपको ही पता होगा, आप बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ। क्या कारण आप बताना नहीं चाह रही हैं? नहीं, वो पवन जी को पता है, ये बताएंगे अभी मुझे। अच्छा, इससे पहले बात हुई हो तब पता होगा। नहीं, अब मंच पे आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं उसी से जुड़े हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ। आप उन सवालों में फंसना नहीं चाहती हैं, बहुत साफगोई से निकलना चाहती हैं कि जब व्यक्ति स्पष्टवादी होता है और जब व्यक्ति सत्य बात बोलता है, सही बात बोलता है, तो वो कभी फंस नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे पिछले 5-6 सालों में मैं कहीं फंसी होंगी, क्योंकि मैं सही बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इस मंच से भी कुछ ऐसा ना निकल जाए जो पहले गलती हुई और फिर ये वो करना पड़ा और भविष्य आप सुनहरा दिख रही, कहीं उसमें भी फिर अगर पहले मुझसे गलती हुई होती तो आज मैं आपके मंच पे नहीं बैठी होती, आप बुलाते ही नहीं मुझे। नहीं, बिल्कुल सही। आप गलती होती तो सवाल अभी तक आ गया होता। अगर आपसे कोई गलती हुई होती तो लगातार, इसलिए ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि गलती कैसे हो गई कि आप समझ नहीं पाई। पहले मुझे आप ये बता दीजिए, ये कोई आकलन है क्या? देखिए, पूरा समय आपने इसी में मुझे लगता है लगा दिया। ये कोई आकलन है क्या कि टिकट मिलना, विधायक बनना, मंत्री बनना, यही एक कर्मठ कार्यकर्ता के लिए वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? काम करना है, भारतीय जनता पार्टी में रहकर हमेशा काम करती रहूंगी, आजीवन काम करती रहूंगी, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं और भविष्य में भी करती रहूंगी। धन्यवाद आपका, क्योंकि चूंकि टिकट कटने के बाद पहली बार आप मंच पे आई हमारे, तो ये सारे सवाल जरूरी था, क्योंकि आपके जो समर्थक थे, जो जानने वाले लोग हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की, मुख्यमंत्री ने तारीफ़ की, यहाँ तक कि अधिकारियों ने टेंडर में, प्रोसीजर में गलत किया था, आपने पत्र लिख दिया, सवाल खड़ा किया, उनको रोक दिया। तो इन तमाम सारे जो कार्यशैली है काम करने की, उसके बावजूद भी टिकट कटा। तो जो लोग आपसे जुड़े हैं वो जानना चाहते थे और हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया, शायद कुछ निकल करके भी आया, लोगों को समझ में ही भी आ रहा होगा। आज आप जी-यूपी उत्तराखंड के इस कॉन्क्लेव में मंच पे आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल राजनेता हैं वाकई, घुमा फिरा के हम एक ही सवाल पूछते रहे, लेकिन वो अड़िग रही कि उस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।